हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग दे रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर सन 2024 सेट नंबर 4 347 जीसी। ठीक है, तो बेटा इसमें पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज, और पिछले जो भी सेट है हम सारे कर चुके हैं, आप लिस्ट पर देख सकते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, इसमें पहला का है बिलियन का अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। बिलियन का अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। ठीक है, तो इसको जानेंगे अणुसंख्या गुणधर्म होते कौन से। पहले ये देखो बेटा, तो ये बिलियन जो होता है उसके अणुसंख्या गुणधर्म 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बासदाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्रासरण दाब, ये 4 होते हैं अणुसंख्या गुणधर्म। ठीक बेटा। अच्छा, अणुसंख्या गुणधर्म कहते कैसे हैं? ऐसे सभी गुणधर्म जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। तो ये 4 होते हैं हमारे। ठीक है, तो उनमें से बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, बताना है कौन सा नहीं है। तो ध्यान दो बेटा, कौन सा नहीं है। देखो यहाँ पे कौन सा नहीं है ये हमारे लिए बताना है। तो देखो बेटा, परासरण दाब, तो परासरण दाब भी हमारा अणुसंख्या गुणधर्म है, मैच खा रहा है। हिमांक अवनमन, तो हिमांक में अवनमन भी हमारा अणुसंख्या गुणधर्म है। बासदाब में अवनमन, बासदाब में अणुसंख्या गुणधर्म है। लेकिन प्रस्तनाभ भी हमारा अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। तो नहीं का उत्तर नहीं। नकारात्मक का नकारात्मक, नेगेटिव का नेगेटिव, तो वाला हमारा ये वाला सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होता है। ठीक है, ये ट्रिक याद कर लें। चलो अगले हम देखते हैं। अगला हमारा है 3 धात्वीय आयनों धनायनों एक्स वाई एंड जेड के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः दे रखे हैं 0.52 वोल्ट, माइनस के 3.03 वोल्ट तथा माइनस का 1.18 वोल्ट है। धातुओं की बढ़ते अपचयन क्षमता का क्रम लिखिए। ठीक है बेटा, तो देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं। देखो ये सब वैल्यू दे रखी है, ये सब हमने एक्स का ले रखा है, ये वैल्यू दे रखी है, एक्स इक्वल टू दे रखा है, वाई इक्वल टू रखा है, जेड इक्वल रखा है, और उसमें बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? ये होगी वाई वाली। तो सबसे बड़ी छोटी वैल्यू जो हम होती है ऊपर लिख दी, उसके बाद जेड वाली, उसके बाद एक्स वाई। तो ये वाला बढ़ता हुआ क्रम हो गया बेटा, ये हो गया इसका बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा बाई जेड एक्स क्रम से हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन देख लो बेटा, ऐसा कोई है तो हमारा वाई जेड एक्स, तो वाई जेड एक्स, ये सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? वेग स्थिरांक की इकाई, तो वेग स्थिरांक की इकाई हर क्वेश्चन में आ रही है, हर साल आती है बेटा, जरूर याद कर लेना। वेग स्थिरांक की इकाई कैसे याद करते हैं? तो इसके लिए एक सूत्र होता है, वो nth कोटि के लिए होता है बेटा। सूत्र क्या है? देखो सूत्र है के एन इक्वल टू एम की पावर एन माइनस 1। ठीक है, या 1 माइनस एन लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा? तो 1 माइनस एन लीटर की पावर एन माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ये होता है। अगर हमें प्रथम कोटि निकालना तो एन इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट कर दो। ठीक है, तो आ जाएगा k1 इक्वल टू एम की पावर 1 माइनस 1। ठीक है, लीटर पावर 1 माइनस 1 और सेकंड इनवर्स, तो ये सब 0 0 हो जाएगा बेटा। तो क्या बचेगा? सेकंड इनवर्स बचेगा। ठीक है, तो ये देखो सबका सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम किसी भी कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रा निकाल सकते हैं। तो क्या जाएगा? सेकंड इनवर्स आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है आयनों में कॉपर, ये क्वार्टज कंपाउंड है बेटा। इस क्वार्टज कंपाउंड में या क्वार्टज कंपाउंड आयन में कॉपर की समन्वय संख्या है। समन्वय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? ठीक है बेटा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये लिगेंड कौन सा है बेटा? CN मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड मतलब एक सिंगल बॉन्ड वाला। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला है। तो अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो जितने लिगेंड की संख्या होती है उनकी संख्या को क्वार्टर नंबर कहते हैं। तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्वार्टर नंबर किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन भी यहाँ लिखी हुई है, आप चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हैं समझने के लिए। ये हुए क्वार्टर नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है इसका वाला आर एक्स तथा एन आई, आर एक्स तथा एन आई की अभिक्रिया का क्या नाम होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का नाम ये होता है, 3 नंबर वाला ऑप्शन सही है यहाँ पर। ठीक है, दूसरे नंबर वाला ऑप्शन सही है। अच्छा, रिएक्शन ये कैसे होती है? रिएक्शन ये वाली है, आर एक्स और एन ए आई एरो ये एक्सचेंज हो जाएंगे, तो जाएगा आर एक्स आर आई और एन ए एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है, हाइड्रोजन एक्सचेंज भी कहते हैं इस रिएक्शन को। तो ये रिएक्शन लिखी हुई है। अगला हम देखते हैं, लिखा है RNH2 तथा HNO2 की अभिक्रिया से क्या बनता है? ये नाइट्रस टेस्ट कहलाता है, अमीनो एसिड का नाइट्रस टेस्ट। बेटा इसकी जब अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन गैस बुलबुलाहट के साथ निकलती है, तो हम पहचान सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस जब निकल रही है
तो उस पर हमारा प्राइमरी अमीनो एसिड है। ठीक है, तो अच्छा रिएक्शन है क्या? ये रिएक्शन ये है बेटा, देखो ये है RnH2, यह है RnH2 HNO2 से रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है ROHN2 प्लस HCl। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ मिल रहा है इसमें ऑब्जेक्टिव में, देखो बेटा, देखो यहाँ पे ROH और ये सब बन रहा है, तो हमारा ये ROH मिल रहा है और ROH हमारा ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है मोल प्रभाज को उदाहरण सहित समझाइए। मोल प्रभाज को उदाहरण सहित बताइए। ठीक है बेटा, देखते हैं इसका आंसर मोल प्रभाज किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो विलय के मोलों की संख्या मोल प्रभाज क्या होता है बेटा? विलय के मोलों की संख्या अथवा विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को विलय अथवा विलायक का मूल अंश कहते हैं या मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपके लिए? तो देखो एक बार मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। देखो जैसे कि मोल प्रभाज है क्या? मोल प्रभाज क्या है? मोल प्रभाज या मूल अंश। ठीक है, तो विलय के मोलों की संख्या बेटा, विलय के मोलों की संख्या मान लीजिए है N1 और विलयन की मोलों की संख्या है N1 प्लस N2, तो ये हो गया मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज किसे कहते हैं बेटा? विलय के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। या आप जैसे कह सकते हो N2 अपॉन N1 प्लस N2, तो कह सकते हो विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो वो लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया था। तो विलय का मूल अंश ऐसे निकालते हैं, विलय का मूल अंश ऐसे निकालते हैं, विलयन का मूल अंश ये लिखा हुआ है, इस तरीके से आ जाता है ये। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरिया NH2CO NH2 का विलयन भार अनुसार 6% है, तो विलयन में यूरिया तथा जल का मोल अंश ज्ञात कीजिए। देखो 6 ग्राम यूरिया, जो इसका मतलब क्या? 6% का मतलब क्या होता है? 6% का मतलब ये होता है 6 ग्राम यूरिया 94 ग्राम जल में घुली हुई है। 100% होगा, तो कोई भी चीज कितनी होती है अपने आप में? 100% होती है। 6% तो हो गया यहाँ पे हमारा यूरिया हो गया, तो इसका मतलब क्या? 94% जल होगा। ठीक है ना, तो 6 ग्राम यूरिया 94 ग्राम जल में घुली हुई है, अर्थात हम कह सकते हैं WA इक्वल टू 6 ग्राम और WB इक्वल टू 94 ग्राम। तो यहाँ पे एम कितना है? एम का मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बेटा? वाटर यूरिया का मास कितना होता है? यूरिया का होता है 60। आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कहते हैं इसको। ठीक है, आणविक द्रव्यमान या अणुभार भी कहते हैं। तो एम इक्वल टू हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल और जो इसका हो जाएगा H2 का हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, तो यहाँ से मोलों की संख्या निकाल लेंगे। मोलों की संख्या फॉर्मूला होता है WA/MA, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा N इक्वल टू 0.1, ऐसे यहाँ पे NB निकाल लेंगे तो 5.2 आ जाएगा। तो इस टाइप हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो हमारा XA और XB की वैल्यू इस तरीके से हम ज्ञात कर लेते हैं। XA की वैल्यू हमने निकाल दी है, तो हमारा फॉर्मूला होता है XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो यहाँ से XB की फॉर्मूला निकाल लेंगे हटा करके वैल्यू। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि अभिक्रिया, ठीक है, सात का मतलब सात, ये मतलब पहले का खा है, ये दूसरे खा लिखा है अभिक्रिया 2Ce+4 प्लस कोबाल्ट एरो 2Ce+3 प्लस कोबाल्ट +2 के लिए E0 Ce+4 2Ce+3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है और हमारे ये भी दे रखा है E सेल इक्वल टू 1.89 वोल्ट और E कोबाल्ट +2 कोबाल्ट रखा है माइनस का 0.28 वोल्ट। उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो ये रिएक्शन तो हमारे लिए गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे +4 से +3 नंबर जा रहा है, तो हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन हमेशा कैथोड पे ही होता है, तो हमारा कैथोड हो गया। Ce वाला क्या हो गया? हमारा कैथोड हो गया, मतलब ये कैथोड की वैल्यू निकालनी है हमारे लिए। ठीक है, कैथोड का पोटेंशियल निकालना है। और C मतलब कोबाल्ट से कोबाल्ट +2 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कहता है एनोड। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? एनोड पे होता है, तो एनोड की वैल्यू हमारी ये दे रखी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? EC इक्वल टू EC माइनस EA। EC मतलब कैथोड माइनस का एनोड। ठीक है, और E सेल की वैल्यू भी दे रखी है, तो ये सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखो बेटा हमने E सेल की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हम देखो E सेल की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो हम सॉल्व करेंगे। अब लोग देखो E सेल इक्वल टू ये सारी वैल्यू यहाँ रख करके, अब देखो E सेल की वैल्यू हमने ये रख दी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और इसकी वैल्यू हमारी ये है। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.16 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम इसको चाहे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों टिक करे हुए सॉल्व है। अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है ग वाला, क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता को उदाहरण देते हुए इनमें अंतर स्पष्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हर साल। ठीक है बेटा, तो कोटि तथा आणविकता में अंतर कैसे निकालेंगे? कोटि क्या होती है? कोटि
कोटि क्या होती है बेटा? किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जितने अभिकारकों की सांद्रता पद पर निर्भर करता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, जबकि बेटा आणविकता क्या होती है? ये अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर उसकी कोटि को हम ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन किसी रासायनिक अभिक्रिया को देख करके हम उसकी आणविकता को तो बता ही सकते हैं। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एक प्रायोगिक मान होती है कोटि। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि शून्य, भिन्नात्मक, धनात्मक कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो आणविकता होती है वो शून्य, भिन्नात्मक, ऋणात्मक नहीं हो सकती, वो एक धनात्मक पूर्ण मान होती है। ठीक है ना बेटा? तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, माना एक रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है, ये इस प्रकार है मान लीजिए। ठीक है, तो इसका रेट लिख लेंगे, रेट इक्वेशन ऐसा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे कोटि क्या जाएगी? कोटि जो हो जाएगी बेटा, जो पावर्स होती है इनका योग करके ऐसे हम कोटि निकाल देते हैं। तो यहाँ पे जो कोटि यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 2, तो ये हो गया 1.5, 1.5 प्लस आधा कितना हो गया? 2 हो गया बेटा, सेकंड ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन हो गई। ठीक है, और अगर मान लीजिए आणविकता निकालनी हो तो बेटा H2 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl है, तो अणुओं की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे 2 होगी, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों के एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखते हैं अंतः संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है हमारे। ठीक है, जिसमें कहते हैं इसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो बेटा देखो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका ये वाला दे रखा है बेटा। हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं दो सीरीज में होते हैं, एक लेंथेनाइट सीरीज और एक एक्टिनाइट सीरीज। ठीक, जो लेंथेनाइट सीरीज होती है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2 f1 से 14 n-1 d0 से 1 और ns2। ठीक है, जनरल ईसी का मतलब हुआ है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला ये होता है, और इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है बेटा, तो अब देखो ये लेंथेनाइट का क्या हो जाएगा? लेंथेनाइट का ये हो जाएगा। ठीक है, एक्टिनाइट का ये वाला हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए इसका हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, आप उसको नोट कर सकते हैं आसानी से। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना फिर नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया। तीसरा वाला क्वेश्चन है, बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।